कल्पना कीजिए कि आप जन्म से नहीं बल्कि एक हादसे के बाद सुनने की क्षमता खो चुके हैं। आपके कान बहरे हैं और इस दुनिया का हर शोर आपके लिए एक बंद दरवाजे के पीछे कैद है। रात का अंधेरा है, आप अपने फ्लैट में बिल्कुल अकेले बैठे हैं। अचानक आपके बिल्कुल खाली कमरे में फोन की स्क्रीन रोशन होती है। कोई इंसान बोल नहीं रहा, कोई दरवाजा नहीं खुला, फिर भी स्क्रीन पर लगातार एक शब्द टाइप होने लगता है। एक ऐसी खौफनाक हंसी जो हवा में तैर रही है, जिसे आपके कान सुन नहीं सकते लेकिन आपका फोन देख रहा है। ये कहानी है कोरियन साइकोलॉजिकल थ्रिलर नॉइजेस की, जहां एक लड़की अपने ही फ्लैट से अचानक गायब हो जाती है और जब उसकी बहरी बहन वहां पहुंचती है तो उसे कमरे की दीवारों पर चिपके मिलते हैं काले साउंड प्रूफ फोम के टुकड़े। आखिर उस बंद अपार्टमेंट में कौन सा ऐसा शोर था जिससे बचने के लिए एक लड़की ने अपने पूरे घर को काली गुफा बना दिया था। जब जूयंग को अपनी छोटी बहन जूही के लापता होने की खबर मिली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो भागती हुई उसी पुरानी सोसाइटी के फ्लैट नंबर 404 के सामने पहुंची, जहां वो दोनों बहनें कभी साथ रहा करती थीं। अपने कांपते हाथों से चाबी लगाकर जब उसने दरवाजा खोला तो अंदर का नजारा किसी बुरे सपने जैसा था। पूरे घर की दीवारों और यहाँ तक कि छत पर भी काले रंग के साउंड प्रूफ फोम के टुकड़े पागलों की तरह चिपकाए गए थे। हर एक दरार को ऐसे सील किया गया था जैसे बाहर की हवा से नहीं बल्कि दीवारों के अंदर से आने वाले किसी खौफनाक शोर से खुद को जिंदा बचाने की कोशिश कर रही थी। कुछ महीने पहले जब जूही लगातार ऊपर वाले फ्लैट से आने वाले शोर की शिकायत करती थी, जूयंग ने उसे मानसिक तनाव समझकर घर छोड़ दिया था। उसने सोचा था कि उसकी छोटी बहन का दिमाग काम के बोझ से थक चुका है। लेकिन आज उस सीलन भरे कमरे में खड़े होकर जूयंग को यह एहसास हुआ कि जूही पागल नहीं थी। कंक्रीट की दीवारों में कुछ ऐसा था जो लगातार उसकी बहन का पीछा कर रहा था। अगर जूही सच कह रही थी और वो शोर सच में था, तो अब जूही कहाँ गायब हो गई थी? इस खौफ को गहराई से समझने के लिए हमें इन दोनों बहनों के उस दर्दनाक अतीत को जानना होगा, जिसने इनकी दुनिया को हमेशा के लिए दो हिस्सों में बांट दिया था। सालों पहले एक भयानक कार एक्सीडेंट में उनके माता पिता की मौत हो गई थी। उस हादसे ने सिर्फ उनके माँ बाप को नहीं छीना, बल्कि उनके सुनने की क्षमता भी हमेशा के लिए छीन ली। तब से जूही एक फैक्ट्री में काम करती थी, जहां भारी मशीनों का कान फाड़ देने वाला शोर उसके लिए सिर्फ एक हल्की कंपन था, और वो लोगों की बात समझने के लिए अपने हियरिंग एड और फोन के स्पीच टू टेक्स्ट ऐप पर निर्भर थी। माता पिता के जाने के बाद दोनों बहनों ने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर इस पुराने अपार्टमेंट में फ्लैट नंबर 404 खरीदा था। यह उनका अपना घर था, उनकी नई शुरुआत। लेकिन जूयंग को यह नहीं पता था कि जिस बहरेपन को वो अपनी सबसे बड़ी कमजोरी समझती थी, वही बहरापन इस इमारत में उसकी जान बचाने वाला था। क्योंकि जूही के कान बिल्कुल ठीक थे और यही उसकी सबसे बड़ी सजा बन गई। जिस घर को उन्होंने सपनों का आशियाना समझा था, उसकी दीवारों के पीछे आखिर कौन सी पुरानी लाशें और कौन सा पागलपन सांस ले रहा था? गायब होने से कुछ हफ्ते पहले जूही की जिंदगी एक नर्क बन चुकी थी। वो जब भी रात को अपनी ड्यूटी से थक कर लौटती, उसे अपने ठीक ऊपर वाले फ्लोर से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती। कभी ऐसा लगता जैसे कोई भारी फर्श पर पत्थर घसीट रहा हो, तो कभी रात के 2 बजे किसी के रोने, चीखने और नाखून से दीवार खरोंचने की आवाजें आती। शुरुआत में जूही को लगा कि ऊपर कोई बदतमीज पड़ोसी रहता है। उसने कई बार ऊपर जाकर दरवाजा खटखटाया, लेकिन वहां से कभी कोई बाहर नहीं आया। धीरे धीरे वो आवाजें जूही के दिमाग की नसों को काटने लगी। उसने अपने फोन में उन आवाजों को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। डर के मारे उसने अपनी बड़ी बहन जूयंग को फोन किया, लेकिन अपनी ही जिंदगी और फैक्ट्री की थकान से जूझ रही जूयंग ने इसे सिर्फ जूही का वहम समझकर टाल दिया। उस आखिरी रात जब छत पर काले फोम का आखिरी टुकड़ा चिपकाया, तो कमरे की बत्तियां अचानक झिलमिलाने लगी। ऊपर से किसी भारी चीज के गिरने की आवाज आई। घबरा कर पीछे देखा और उसके बाद वो कभी किसी को नजर नहीं आई। उस रात उस बंद कमरे में ऐसा क्या दाखिल हुआ था जिसने दरवाजा तक नहीं तोड़ा? जूयंग अपनी बहन की तलाश अकेले नहीं कर सकती थी, इसलिए वफादार बॉयफ्रेंड किहून ने उसका साथ दिया। और उसके गायब होने से वह भी उतना ही बेचैन था। जब दोनों मिलकर इमारत के मैनेजमेंट से बात करने पहुंचे, तो वहां की चेयरवुमन का रवैया किसी सदमे से कम नहीं था। एक लड़की के गायब होने की खबर सुनकर भी उस औरत के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। उसकी सिर्फ एक ही चिंता थी, सोसाइटी का नाम खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि जल्द ही इमारत के रिनोवेशंस, रीडेवलपमेंट का टेंडर पास होने वाला था और प्रॉपर्टी के दाम गिरने का डर था। किहून ने उस इमारत के बेसमेंट में जाकर सीसीटीवी फुटेज देखने की कोशिश की, तो वहां बदबू का एक ऐसा भयंकर भभका उठा जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया। सोसाइटी का सारा कचरा महीनों से वहीं सड़ रहा था। यह सिर्फ कूड़ा नहीं था, यह उस पूरी इमारत की मानसिकता का प्रतीक था। जो कुछ भी गंदा, तकलीफदेह है, उसे बेसमेंट में छुपा दो और ऊपर से सब कुछ सामान्य दिखाओ। लेकिन जब कोई अपराध या आघात लंबे समय तक दीवारों में कैद रहता है, तो वो एक मानसिक बीमारी बन जाता है।
इस खौफनाक पहेली में जुयंग सबसे ज्यादा अकेली इसलिए पड़ गई क्योंकि कानून और पुलिस ने भी उसकी मदद करने से हाथ खड़े कर दिए थे। जब उसने अपनी बहन की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवानी चाही तो पुलिस ने इसे एक आम घरेलू तनाव का मामला समझकर फाइल किनारे रख दी। उनका तर्क था कि एक लड़की अपनी मर्जी से बिना बताए कहीं भी जा सकती है। सोसाइटी के मैनेजमेंट ने भी पुलिस पर दबाव बनाया कि इमारत के रिनोवेशन से पहले कोई भी क्राइम इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए, वरना प्रॉपर्टी की कीमत गिर जाएगी। जब रक्षक ही गवाहों की आवाज सुनने से इनकार कर दें तो एक बहरी लड़की को खुद ही अंधेरे कुएं में उतरना पड़ता है। लेकिन सवाल यह था कि क्या जू यंग उस सिस्टम से लड़ पाएगी जो सच को दफन करना चाहता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक रात जब जू यंग अपने फ्लैट 404 में अकेली बैठी थी, अचानक उसके दरवाजे पर किसी ने इतनी जोर से लात मारी कि पूरा दरवाजा कांप उठा। बाहर नीचे वाले फ्लैट का आदमी खड़ा था। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं, बाल बिखरे हुए थे। वो पागलों की तरह चीख रहा था, बंद करो ये शोर, रात के 3 बजे फर्श पर हथौड़े मारना बंद करो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। वो तो पिछले 2 घंटे से जमीन पर पैर मोड़े बिल्कुल शांत बैठी थी। कमरे में एक पत्ता तक नहीं हिला था। फिर इस नीचे वाले आदमी को कौन सा शोर सुनाई दे रहा था? यहीं पर जू यंग को इस इमारत का सबसे भयानक सच समझ में आया। इस इमारत में शोर सिर्फ जू ही को नहीं सुनाई दे रहा था। यह इंटरफ्लोर नॉइज एक मानसिक महामारी बन चुका था जो हर पड़ोसी के दिमाग को धीरे धीरे खा रहा था। हर कोई किसी न किसी आवाज से परेशान था और एक दूसरे के खून का प्यासा हो रहा था। लेकिन अगर हर कोई सिर्फ शिकायत कर रहा था तो इस इमारत में असलियत में शोर कौन मचा रहा था? अगली सुबह की खून को कुछ पुराने वॉइस नोट्स और फोन रिकॉर्डिंग्स मिले। जू यंग ने अपने हियरिंग एड को फोन के ब्लूटूथ से कनेक्ट किया और उन रिकॉर्डिंग्स को सुनना शुरू किया। पहली कुछ रिकॉर्डिंग में सिर्फ जू ही की परेशान आवाज थी जो शिकायत कर रही थी कि ऊपर कोई लगातार हथौड़े मार रहा है। लेकिन जैसे जैसे वो रिकॉर्डिंग में आगे बढ़ी, एक फाइल ने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। उस ऑडियो में जूही की सिसकियां साफ सुनाई दे रही थीं, जबकि बैकग्राउंड में एक अजीब सी कंपन भरी आवाज लगातार गूंज रही थी। जुयंग जब अपने फ्लैट में अकेली थी, उसने अपने फोन का साउंड डिटेक्शन ऐप ऑन किया। कमरा बिल्कुल शांत था, लेकिन अचानक फोन के माइक्रोफोन ने किसी फ्रीक्वेंसी को पकड़ा। स्क्रीन पर आवाज का ग्राफ ऊपर नीचे होने लगा। जुयंग ने स्क्रीन पर देखा जहां ऐप कमरे की आवाज को टेक्स्ट में बदल रहा था। स्क्रीन पर कोई शब्द नहीं, बल्कि बार बार एक ही चीज टाइप हो रही थी। कोई इस घर की दीवारों में छुपकर हंस रहा था। वो कोई ऐसा था जो इसी इमारत में सांस ले रहा था और जूही की खामोशी का मजाक उड़ा रहा था। लेकिन वो इंसान कौन था और वो फ्लैट नंबर 404 पर ही नजर क्यों गड़ाए हुए था? इस पूरी कहानी का सबसे खूबसूरत और गहरा पहलू जू यंग का बहरापन है, जो शुरुआत में उसकी सबसे बड़ी मजबूरी लगता है, लेकिन अंत में वही उसका सबसे बड़ा कवच बन जाता है। इस इमारत का हर वो इंसान जिसके कान बिल्कुल ठीक थे, वो सब उस इंटरफ्लोर नॉइजेस के जहर से मानसिक रूप से बीमार हो चुके थे। शोर उनके दिमाग को धीरे धीरे खोखला कर रहा था, लेकिन जू यंग की खामोशी ने उसके दिमाग को उस हिंसक पागलपन से बचा कर रखा। उसने महसूस किया कि जब आप बाहरी दुनिया के शोर को बंद कर देते हैं, तभी आपको अपनी अंदरूनी ताकत सुनाई देती है। लेकिन क्या यह खामोश ताकत उस कातिल के हथौड़े को रोक पाएगी? जू यंग और कीहू ने सोसाइटी के पुराने लोगों से पूछताछ की और पुराने दस्तावेज खंगालने शुरू किए तो उनके सामने एक ऐसा सच आया जिसने इस पूरी पहेली से पर्दा उठा दिया। इस कहानी में कोई आत्मा या भटकता हुआ भूत नहीं था। असली शैतान हार्ड मांस का एक इंसान था जो इस इमारत के सबसे ऊपर वाले फ्लैट नंबर 804 में रहता था। सालों पहले फ्लैट 804 में रहने वाली एक महिला की अपनी एक छोटी बच्ची थी। एक हादसे में उस बच्ची की मौत हो गई थी, जिसके बाद वो महिला मानसिक रूप से पूरी तरह विक्षिप्त हो चुकी थी। बच्ची की मौत के बाद उस महिला को इमारत में होने वाले किसी भी आवाज या शोर से सनकी जैसी नफरत हो गई थी। जो कोई भी अपने घर में शोर करता या ऊपर से आने वाले शोर की शिकायत करता, वो महिला उसे अपना दुश्मन मान लेती थी। इमारत की घटिया बनावट ऐसी थी कि पाइप और दीवारों के जरिए 804 नंबर फ्लैट की आवाजें सीधे नीचे 404 तक गूंजती थीं। जूही ने जब ऊपर से आने वाली आवाजों का विरोध किया और दीवारों पर काले फोम लगाए, तो उस सन की महिला ने जूही को अपना निशाना बना लिया। वो आवाजें किसी शैतान की नहीं, बल्कि उस पागल महिला के हथौड़े और खरोंचों की थीं, जो वो रात के अंधेरे में किया करती थी। लेकिन सवाल यह था कि उस रात 804 की उस महिला ने जूही के साथ आखिर किया क्या था? कहानी का क्लाइमैक्स किसी डरावने सपने जैसा है। जब जू यंग को सच का पता चलता है तो वो अपनी बहन को बचाने के लिए सीधे उस सन की महिला का सामना करने पहुंचती है। इमारत के अंधेरे बेसमेंट और वीरान कॉरिडोर में एक भयानक टकराव शुरू होता है। वो विक्षिप्त महिला हाथ में भारी हथौड़ा लिए जू यंग पर हमला कर देती है।
उसी महिला ने जूही पर हमला किया था क्योंकि उसे लगता था कि जूही का वजूद उसके शांति के साम्राज्य में शोर पैदा कर रहा है। बेसमेंट में उस पागल महिला के चीखने और हथौड़े के दीवारों पर टकराने से एक ऐसा कान फाड़ देने वाला शोर गूंजता है जो किसी भी इंसान को सुन्न कर दे। लेकिन यहीं पर जू यंग अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेती है। वो अपने कान से हियरिंग एड को निकाल देती है। अचानक उसके लिए दुनिया का हर शोर, हर चीख, हर कंपन खत्म हो जाता है। जहां वो सनकी महिला आवाजों के पागलपन में अपना संतुलन खो रही थी, वहीं जू यंग एक पूर्ण और पवित्र खामोशी में थी, बिना किसी डर और बिना किसी ध्यान भटकाने वाले शोर के। जू यंग उस कातिल महिला का बहादुरी से मुकाबला करती है और अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे उसी के बुने हुए जाल में हरा देती है। उस विक्षिप्त महिला का अंत होता है और इमारत की दीवारों में गूंजने वाला वो खौफनाक खूनी खेल हमेशा के लिए बंद हो जाता है। लेकिन क्या इस जीत के बाद जू यंग को वो मिला जिसकी उसे सबसे ज्यादा तलाश थी? फिल्म हमें किसी सीधे साधे या बनावटी हैप्पी एंडिंग के साथ राहत की सांस नहीं लेने देती। असली अंत हमारे दिल को झकझोर कर रख देता है। सब कुछ खत्म होने के बाद इमारत के काले सच और मैनेजमेंट की लापरवाही का पर्दाफाश हो जाता है, लेकिन जूही कभी वापस नहीं आती। उस भयानक हादसे और हमले ने जूही को हमेशा के लिए निगल लिया था। अपनी बहन को न बचा पाने का अपराध बोध जू यंग के दिमाग पर एक गहरा सदमा छोड़ देता है। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि जू यंग अब भी उसी शापित फ्लैट नंबर 404 में रह रही है। घर की दीवारों पर लगे वो काले साउंड प्रूफ फोम अब भी वैसे ही मौजूद हैं। जू यंग डाइनिंग टेबल पर खाना लगा रही है और मुस्कुराते हुए बातें कर रही है। ये जू यंग का मानसिक संतुलन खो चुका दिमाग था, जो अपनी बहन की मौत को स्वीकार नहीं कर पाया। वो अपने ही वहम में जूही को जिंदा मानकर उसके साथ जी रही थी। तभी इमारत के 7 फ्लैट में रहने के लिए एक नई महिला आती है। वो जू यंग से मिलती है और चेहरे पर घबराहट लिए कहती है, क्या आपको भी रात को ऊपर से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं? जू यंग उस नई पड़ोसी की तरफ देखती है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी सुन्न मुस्कान आती है और वो बिल्कुल शांत आवाज में कहती है, बस उन आवाजों को नजरअंदाज करो। कमरे का दरवाजा बंद होता है और हम देखते हैं कि फ्लैट नंबर 404 में जू यंग बिल्कुल अकेली खड़ी है। कोरियन फिल्म नॉइजेस सिर्फ डराने वाली कोई साधारण थ्रिलर नहीं है। ये हमारे आज के शहरी जीवन और हमारे अकेलेपन पर एक बहुत गहरा और कड़वा तमाचा है। हम आज ऐसे बड़े बड़े अपार्टमेंट्स और कंक्रीट के जंगलों में रहते हैं जहां हमारे बगल वाली दीवार के पीछे कौन रो रहा है हमें न तो पता होता है और न ही हम जानना चाहते हैं। फिल्म में दिखाया गया शोर असल में हमारे समाज का वो पागलपन है जो हमें एक दूसरे से दूर कर रहा है। जूही ने दीवारों पर चाहे जितने भी काले साउंड प्रूफ फोम लगा लिए, लेकिन वो उस मानवीय क्रूरता और सड़ांध से खुद को नहीं बचा पाई। और अंत में जू यंग को भी उसी खामोश वहम का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि सच का शोर बहुत ज्यादा तकलीफदेह था। जब आप रात को अपने घर की बत्तियां बंद करेंगे और बिस्तर पर लेटेंगे, तो एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिएगा और अपने कमरे के सन्नाटे को ध्यान से सुनिएगा। क्या वो सचमुच सन्नाटा है या दीवार के उस पार कोई आपके सब्र का इम्तिहान ले रहा है?